नमस्कार। फसल सलाह का नमस्कार। आज का ये शो बहुत खास है। खरीफ की फसलों की बुआई का समय शुरू हो चुका है। मॉनसून लगभग पूरे देश में आ ही चुका है, जहाँ नहीं आया वहाँ दस्तक दे चुका है। तो इसमें सबसे खास है धान की खेती। और धान की खेती की जब बात आती है तो बासमती की भी बात आती है, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ इस डिस्कशन में हमारे साथ बासमती चावल के जनक जिन्हें कहा जा सकता है, जो क्रांति लेकर आए धान की खेती में भारत में, डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर विजय पाल सिंह हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विजय पाल सिंह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और हमारे साथ एलटी फूड से केविन सुनील पारकर भी हैं, जो बासमती चावल के निर्यात में बहुत अग्रणी है, उनकी कंपनी है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके सिंह, बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं मेट्रोलॉजी में, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में उनका बहुत काफ़ी बड़ा अनुभव है। तो इन सब के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि धान की खेती से हमारे किसान किस तरह से ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं, बेहतर कमाई कर सकते हैं, और अच्छी पैदावार जब होगी तो उनकी कमाई अच्छी होगी ही। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल पद्मश्री डॉक्टर विजय पाल सिंह से है। सर, आपने जिस तरह से बासमती चावल की खेती को एक नया आयाम दिया, भारत को इतने अच्छे उस पर आप ले आए धान की पैदावार में, तो इसके लिए अब जो समय है, अब आज का जो समय है, तो आपको इस बार जिस तरह से मौसम का हाल है, अनुमान जो जो लग रहे हैं, उसके आधार पर आपकी किसानों को क्या सलाह होगी? मेरी किसानों को सलाह ये होगी कि देखिए, मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगा, जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल होती है और खिलाड़ी होते हैं। इसमें फुटबॉल जो है वो तो वैरायटीज हैं और खिलाड़ी किसान हैं। तो जब तक फुटबॉल अच्छी नहीं होगी, बासमती की किस्में अच्छी उत्तम गुणवत्ता वाली नहीं होंगी और किसान बढ़िया से नहीं खेलेंगे, तो तभी वो खेल अच्छा लगेगा जब दोनों उसमें इक्वल पार्टनर हो। तो यहाँ जो बासमती की जब बात आती है, बासमती में बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में आ गई हैं जिनकी पैदावार भी ज़्यादा है। और हमारे जो किसान हैं पूरे ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही प्रगतिशील हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने पिछले 30 सालों में। मैं 30 साल इसलिए कह रहा हूं कि 20 साल तो ये हो गए और 10 साल इससे पहले वाले 1990 से लेके और 2022 आ गया है। और इसमें एलटी ओवरसीज का एक बहुत ही विशेष योगदान रहा है, क्योंकि हम 1990 से ही जुड़े हुए हैं और समय समय पर इन्होंने जो इनको कहा गया, बताया गया, ये उसको लेकर के आगे बढ़े हैं। और इनके साथ जो किसान जुड़े हुए हैं, जितने भी ये मैं कहूँगा जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे एलटी ओवरसीज है, एलटी फूड्स है, कोहिनूर है, केआरबीएल है और बहुत सारे हैं, इन लोगों के साथ किसान जुड़े हुए हैं और किसानों के साथ इनकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये किसानों को समय समय पर सब तरह की बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा देते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अहम बातें हैं जो शर्मिष्ठा ने पूछा, मैं उससे शुरू करूंगा। सबसे पहली बात तो है, किसान को हमेशा ध्यान रखना है कि वो बासमती की या धान की कौन सी किस्में हो जिनका उनको सही बाजार मिल सके, वो बहुत जरूरी है। फिर जब उन्होंने किस्म का जो मतलब चयन कर लिया, चुनाव कर लिया, पसंद कर ली, अब उनकी नेक्स्ट उसका दूसरा जो पहलू आता है वो आता है कि वो बीज जो है सही
जगह का हो, बीज सही हो। मेरा बीज सही से तात्पर्य यह है कि उसमें ग्रेडिंग के बाद हो, उसमें जो है उसमें जो उसके आनुवंशिक गुण है वो उसके पूरे हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, उसमें कुछ ना हो, और वो मैं कहूँगा कि सर्टिफाइड सीड हो, और वो एक अच्छे सोर्स से ले। जब उन्होंने पहले चुनाव कर लिया किस्म का, फिर उन्होंने बीज का कर लिया। अब बीज का उपचार बहुत जरूरी है। केविन साहब कहेंगे भाई क्या रखा बीज उपचार में, तो वैरायटी का बीज बढ़िया होके आ गया, वो तो अच्छा है। बीज के ही द्वारा बहुत सारी बीमारियां किसानों के खेत में पहुंच जाती हैं, और किसानों के खेत से ही आती हैं, क्योंकि बीज पैदा करने वाले किसान पूरा ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे बकाने हैं, तो उसका दो सीड का जो बीज का जो उपचार है वो बहुत ही बहुत बहुत जरूरी है। जब वो बीज का उपचार हो गया और उन्होंने नर्सरी डाली, यदि बीज अच्छा है और बीज का उपचार हो गया, उसमें सही खाद पानी देंगे, तो वो नर्सरी हमारी बहुत ही स्वस्थ होगी। यहाँ विशेष बात ध्यान रखने की, जब हम नर्सरी पैदा कर रहे हैं उसमें 1 वर्ग मीटर में केवल 40 ग्राम ही बीज का बिजाई करें। देखिए मैं कह रहा हूं 1 वर्ग मीटर में केवल 40 ही ग्राम बीज का प्रयोग करें। इसके अंदर एक विशेष बात यह है कि जैसे ही धान का बीज उगता है, उगने के बाद उसमें क्या होता है, जहां से उसमें कल्ले फूटते हैं उस जगह को अच्छा होना बहुत ही बहुत, उसका तंदुरुस्त होना बहुत बहुत जरूरी है। और वो जगह जिसे हम गांठें कहते हैं, वो देखिए पहली दूसरी तीसरी गांठ जो है, जो मेन जो वो पहली जो वो निकलती है, उसका तना निकलता है, उसमें जो है पहली दूसरी तीसरी गांठ जो है वो बहुत पास पास होती है, आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि हमारी नर्सरी जो है वो छिद्दी बिरली बोई गई है, दूर दूर बोई गई है, तो उसमें गांठें बहुत अच्छी बनेंगी, और वो जो पौधा होगा, उसका जो नर्सरी का पौधा होगा बहुत तंदुरुस्त होगा, उसको उखाड़ने उसकी जड़ें टूटेगी भी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई नर्सरी जो है वो मोटी और तंदुरुस्त होनी चाहिए। जब हम नर्सरी को उखाड़ें, हम उसको पानी में उखाड़ें, सूखे में नहीं उखाड़ें। और जब हम उसको सूखे में उखाड़ेंगे तो क्या होगा, पौधा मुरझाएगा, उसको झटका लग जाएगा। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, शायद मेरी बात लंबी हो जाए। जब घर में कोई होता है और उसको तकलीफ होती है, तो हम लेके जाते हैं उसको एम्बुलेंस में, और क्या करते हैं, उसको हम रख देते हैं ग्लूकोज पर। तो जैसे ही हमने नर्सरी को उखाड़ा, यदि हम उसको लगातार पानी में रखेंगे तो वो मुरझाएगी नहीं, और जब मुरझाएगी नहीं तो उसको झटका नहीं लगेगा, और हमारे 7 दिन जो उसके जीवन के हैं वो बच जाएंगे। यदि वो नर्सरी पीली पड़ के लगती है या लगने के बाद पीली पड़ जाती है, तो वो 7 दिन रिकवर करने में लेती है। तो 7 दिन क्या होगा, उसकी आयु में 7 दिन और बढ़ जाएंगे। और या नहीं भी बढ़ेंगे तो जितना उसको वो रोपाई, उसको कल्ले फूटने का समय मिलना था, वो समय उसके हाथ से निकल जाएगा। एक विशेष जो बात किसानों को हमेशा ध्यान रखनी है, उनके लिए बहुत ही बहुत उपयोगी है। हर एक जो धान की किस्म है, उसको कितनी दूरी पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की हो, और कितनी गहराई पर लगाया जाए, और जो तने का जो कोण है वो कैसा हो। जब हम लगाते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगे, सीधा लगे, बिल्कुल तिरछा नहीं होना चाहिए, और उसको केवल बस आधा 1 इंच अंदर जाए। किसान भाई कहेंगे ये तो अपना कमरे में बैठा हुआ बातें बना रहा है, ऐसे कैसे होता है, हम तो जो है पडलिंग ट्रैक्टर से करते हैं, ट्रैक्टर में तो 1 फुट पानी खड़ा होता है, कम से कम 6 इंच तो खड़ा होता ही होता है। तो उसमें किसानों ने क्या करना है, मिट्टी के अनुसार, यदि दोमट मिट्टी है, रेतली मिट्टी है, तो उसमें वो कम से कम जो है जरूर 6 घंटे रुक जाए पडलिंग के बाद में, तब रोपाई शुरू करें। और यदि मिट्टी थोड़ी मतलब उसमें क्ले है, तो उसको पूरी रात रुक जाए, अगले दिन उसमें रोपाई शुरू करें।
और रोपाई करते समय केवल 3-4 अंगुल पानी हो, इससे ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे भाई ये तो नहीं हो सकता। मेरे संपर्क में कुछ किसान आए हैं, वो हर साल करते हैं और उनकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो बात हो गई रोपाई की। इसके बाद में क्या होता है, पहले 45 दिन तक रोपाई के बाद जहां संभव हो सके उसमें 3 इंच पानी हम खड़ा रखें। केविन साहब को पता है, सिंह साहब भी जानते हैं, शर्मिष्ठा, मैं किसान भाइयों के जो नए किसान हैं उनके लिए दोहरा रहा हूं। यदि हम पहले 45 दिन तक उसमें खड़ा पानी रखेंगे तो खरपतवार उगेंगे नहीं, हमारा खरपतवार का खर्चा बच जाएगा। जहां जहां किसान कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, और कुछ मेरे जानने वाले किसान इसको लगातार कर भी रहे हैं। मैं उनका यहाँ नाम लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इतने किसानों से ईश्वर कृपा से संबंध है। यदि मैं एक का नाम लूंगा, 2 का नाम लूंगा, अगलों को लगेगा भाई मेरा नाम सिंह साहब ने कैसे छोड़ दिया। तो ये बात आ गई पानी की। आपका जो खरपतवार का मैनेजमेंट हो गया। अब जो बात आती है खाद की, खाद तो बहुत जरूरी है। देखिए, ये समझो कि 3 तत्वों की तो आप सब जानते हैं ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पहला नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस और फिर पोटाश। इनका क्या रोल है, इनका क्या महत्व, वो मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। किसान भाई जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और ये पढ़ने हैं उनका जो उनकी जो मिट्टी की जांच का जो कार्ड बना हुआ है उसके अनुसार पढ़ने हैं। और जो पौधा है वो किस स्थिति में है, उसकी क्या मांग है, उसको ध्यान में देके पढ़ना है। ऐसा ही नहीं कि भाई वीपी सिंह ने तो 1 कट्टा डाल दिया, अब बीके सिंह तो 2 कट्टे डाले ही डालेंगे, वो नहीं होना चाहिए। शर्मिष्ठा के खेत को देख लिया केविन ने, भाई उसका खेत तो काला है। केविन जाएगा अपने उससे कहेगा वर्कर से, भाई आधा कट्टा शाम को डाल के आ जा। उसकी जरूरत नहीं थी, उसने केवल शर्मिष्ठा का खेत देख लिया और उसने ऐसा कर दिया। तो इसे कहते हैं इम्बैलेंस्ड यू। इसको कहते हैं कि ये उसका जिस तरह से होना चाहिए था, जिस मात्रा में जैसे होना चाहते वो नहीं किया है। तो इसमें उसके बाद सल्फर भी जरूरी है, जिंक भी जरूरी है, बोरोन भी जरूरी है, और वो सब लोग जानते हैं। आजकल इनके बढ़िया बढ़िया खाद आ रहे हैं। बल्कि अब तो मैं कहूंगा कि अब तो जो है नैनो यूरिया आ गया है, बाकी भी नैनो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, क्रपको के और बाकियों के, और कुछ किसान उसको लगा रहे हैं और उसका पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। तो ये मैंने पूरा कर दिया कि भाई उसको कितना कितना क्या चाहिए। अब बात आती है कि पानी तो पूरे अरसे चाहिए उसको। तो उन्होंने क्या करना है, हर हफ्ते बाद एक बार धरती को सूरज दिखा दें, और उसमें दरार बनने से पहले, हल्की दरार होती है बाल के टाइम, मतलब जैसे हमारे बाल होते हैं, ऐसी दरार बन जाए तो बन जाए, लेकिन उससे मोटी दरार नहीं बने, उसमें फिर हल्का पानी दे देना चाहिए। ये बात इस पर आ गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद जो बात आती है, कीड़े और बीमारियां धान में आने ही आने हैं। क्यों आने हैं? ये बरसात की फसल है, और बरसात की फसल में नमी और गर्मी और जितना चाहिए वो सब कुछ उनके लिए होता है, वो उन सब के लिए उतना होता है, वो सब उनके लिए होता है। और तो उसमें उन्होंने क्या करना है, उसमें उन्होंने पूरी ध्यान में ये रख करके कि भाई ध्यान रखें कि कीड़े बीमारी आए तो नहीं है। विशेष तौर से मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूंगा भूरा खुद का, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं। किसान भाइयों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने सीखी है, मैंने देखी है, मैंने की है, सबसे बढ़िया खाद होता है किसान के लिए उसके खेत में उसके पैरों के निशान। क्या कहा मैंने? सबसे बढ़िया खाद ये होता है किसान के लिए उसके खेत में उसके पैरों के निशान। वो सुबह भी जाए, शाम को भी जाए,
दोपहर को 12 बजे जाने की जरूरत नहीं, शाम को जाए 5 बजे और इतनी खुशी के साथ जाए कि उसके पैरों में उमंग हो कि मैं कोई बहुत बढ़िया काम करने जा रहा हूं। और फिर वो उसको इतने गौर से देखे, इतने गौर से देखो कि वो उसके पत्ते का रंग कैसा है, उसमें कहीं कुछ बदलाव तो नहीं है। इसमें क्या होता है, जो भूरा फुदका होता है, इसमें जगह जगह पर हल्का सा कोई 1 वर्ग मीटर से भी थोड़े में पत्तों का रंग हल्का सा बदल जाता है। वो बारीक से देखने का होता है और उसका सबसे बढ़िया समय है शाम को या सुबह सुबह पर। और यदि वहां उसको दिखता है कि रंग में बदलाव है तो अंदर जाए और उसकी जड़ में जाके देखे। नहीं, जड़ नहीं, जो जो तने का हिस्सा है जो धरती से ऊपर है, वहां जाके देखे। मैं जड़ का जो शब्द इस्तेमाल किया वो नहीं करना था, वो तना जो धरती के ऊपर है, पहला 6 इंच 8 इंच, उसको जाके देखे। उस पर उसको जो है वो भूरा फुदका बैठा हुआ मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, तुरंत वो जो 1 स्क्वायर मीटर है उसके उसमें और उसके चारों तरफ वो छिड़काव कर दे। और जो अपनी बंड है खेत की, उन पर भी वो छिड़काव कर दे, क्योंकि ज्यादातर बीमारी जो है, ये पहले तो उनको बंड्स को क्या, डोलियां, जो मेड़े होती हैं, डोलियां होती हैं, उनको वो मशीन से या किसी से भी कैसे भी साफ रखे। और साफ रखने के साथ साथ उसमें बीमारी आने से पहले कीड़ों की और बीमारी की दवाई का जरूर मेड़ पर इस्तेमाल कर ले। ये मेरी विनती सभी किसानों से है, एक से नहीं। मान लिया केविन साहब ने तो कर लिया, शर्मिष्ठा ने किया नहीं, वो तो इसके खेत में पल जाएंगे और वो BK सिंह जी का साहब के खेत में पहुंच जाएंगे। तो सबको करना चाहिए मिलकर के। तो उससे क्या होगा, ऐसे ही जो है, जो ये ब्लास्ट की बीमारी है, बेल की बीमारी है, वो पत्तों को जाकर देखते रहें और यदि है तो उसका वो उपचार समय से कर लें। मैं समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं कहीं। ओके, सो उसमें जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब बात आती है दवाई डालने की, दवाई करने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बासमती जो हम खाते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बासमती में पेस्टिसाइड आए। हम अपने को क्यों खराब करेंगे, बाकी तो बाद में, पहले तो हम हैं खुद। यदि हमारी सेहत नहीं अच्छी होगी तो हम दूसरी क्या सहायता कर पाएंगे। एक्सपोर्ट तो बाद की बात है, पहले हम एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब हम और हमारे कार्यकर्ता जो है वो तंदुरुस्त होंगे। तो हमें नहीं पहले खाना है वो। तो हमने क्या करना है, देखिए, सही दवाई सही मात्रा में सही समय पर सही विधि से प्रयोग करना है। जहां जहां किसानों ने इन बातों को किया है, उनकी खेती से लाभ प्रतिवर्ष बहुत अच्छा रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो 4 बातों का ध्यान रखना चाहेंगे। अब मैंने जो है कीड़े और बीमारियों को मतलब वो कवर कर लिया है, जो जो मेजर होते हैं, और दवाई की भी बात कर ली है। अब बात ये आती है, आई थिंक मुझे यहाँ विराम देना चाहिए और आपकी या आप उसकी बात करना चाहूँ। मैं केविन साहब से पूछना चाहता हूँ कि बासमती राइस के आप बहुत ही बड़े अग्रणी एक्सपोर्टर्स हैं। भारत से आपने बासमती राइस का बहुत एक्सपोर्ट किया है। तो ये पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जो होते हैं उसका क्या असर पड़ता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और उसके क्या स्टेप्स आपने लिए हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालें तो। और किसानों को आप क्या बोलना चाहेंगे इस स्टेज पे? जी, हम तो इस विषय पे लगभग पिछले 4-5 साल से तो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और खास तौर से हरियाणा में। अब क्या हुआ है कि जो इंपोर्टिंग कंट्रीज होते हैं उनके जो रेगुलेशंस है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मतलब इस पेस्टिसाइड MRLs के बारे में।
और ये नहीं, मतलब वो हर साल वो बदलते भी रहते हैं। हमारे अगर अब बात करें अपने ट्रेडिशनल मार्केट से, जैसे मिडिल ईस्ट, वहाँ भी मतलब हमारे मतलब जो रेगुलेशंस है, हमें मतलब उसको ध्यान देना पड़ता है। और लगभग आप समझ लीजिए कि ये EU और US के जो स्टैंडर्ड्स है उसके बराबर हो गए। तो क्या है कि कुछ फंगिसाइड्स या कुछ इंसेक्टिसाइड्स अप्रूव्ड होते हैं EU में, लेकिन US में वो मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता है। कुछ मतलब उसका मतलब ऑपोजिट आप मान लीजिए कि ये US वाले कुछ अपने स्टैंडर्ड्स लगाते हैं। तो हम हमारे मतलब मजबूरी में हमने अपने किसान को मतलब ये विभाजित किया है कि आधे लोग हमारे यहाँ US के लिए बनाएंगे धान, और आधे लोग EU के हर क्षेत्र में। और अपनी जो प्रोक्योरमेंट है मतलब वो हम उसी तरीके से करते हैं ताकि जो मिलावट ना हो इस दोनों मतलब क्या कहते हैं पैडी स्ट्रीम में। और ये करते करते हमारे कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आप सब जानते हैं यूरोप में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, US में वहाँ का प्रोडक्शन फैसिलिटी है, तो उनके शर्तें और उनके नियम से हमें तो चलना ही पड़ता है। तो मैं ये मेरी कहूँगा आपसे रिक्वेस्ट है केविन जी कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं जिनका इस्तेमाल किसानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो कितनी निर्धारित मात्रा है। तो इससे थोड़ा हमारी किसान भाइयों बहनों को थोड़ा उससे फायदा मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी शर्मिष्ठा मैडम, हम तो LT तो व्यापारी है, हमारी क्या औकात है किसान को कहें कि आप ये ना करें वो ना करें। हम तो मतलब अपने कृषि कार्यमालय के मुताबिक हम किसान को देते हैं कि अगर आपने ये ऐसे दवाई डाली है तो हम खरीद पाएंगे। तो हम मतलब हम प्रतिबंधित जो रसायन है उसका लिस्ट हम बांटते हैं अपने किसान को, लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं किसान को कि आप ये डालिए या वो डालिए। अगर आप नहीं, मतलब क्या नहीं डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए कि बहुत सारे हैं मतलब जो मतलब EU के मुताबिक या US के मुताबिक हमें नहीं डालना चाहिए। वो लिस्ट सब काफी लंबा है, मैं आपको मेल कर देता हूँ अगर आप कुछ 2-3 प्रमुख जो हैं अगर आप उनका नाम बता सकें। देखिए मतलब ये जैसे आप सब जानते हैं ट्राइसाइक्लोजोल कितने सालों से हम मतलब EU के पीछे पड़े हैं कि आप इसको मतलब रजिस्टर करवा दीजिए, इसका कोई MRL दे दीजिए इसका। ये डिफॉल्ट लेवल पे अगर किसान ने एक ही बार भी मतलब अप्लाई किया तो ये पकड़ा जाता है। आइसोप्रोथाइलिन मतलब एक और मतलब फंगिसाइड है जो मतलब हमारे लिए काफी दिक्कत मतलब पैदा किया है। जैसे US में या मतलब पिछले साल तक ये अलाउ था ही नहीं। तो वैसे है जब आप दुनिया के नंबर 1 इंसेक्टिसाइड आप देख लीजिए इमिडाक्लोप्रिड, वो अब उनका MRL है ही नहीं अभी EU में। मतलब ये आप मान के चलिए सारा जो क्लास है नियोनिकोटिनॉइड्स का EU में बैन हुआ। तो हम एग्जाम नहीं लगा सकते जैसे आप लोग सब जानते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो अगर आप ये तो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड हर्बिसाइड का मतलब रेसिड्यू ज्यादा खास तौर से मतलब हमने मतलब पाया नहीं। कभी 2,4-D का इशू आ जाता है क्योंकि हमारे किसान खासतौर से मध्य प्रदेश में मेड और बंड पे मतलब इसका कंट्रोल के लिए वो लगाते हैं, लेकिन उसका रेसिड्यू कभी आ जाती है ये अपने ये पैडी प्रोक्योरमेंट में। तो हम इनको मतलब हमारे कृषि कार्यमाला के माध्यम से हम किसान को मतलब जागरूक करते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, आप इसको थोड़ा मतलब आप ख्याल कर लीजिए लगाते समय। और अपना जो प्रोग्राम है जो हम करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे बेयर क्रॉप साइंसेस है, सिंजेंटा है, अलग अलग लोकेशन में हम किसान तक हम जाते हैं और उनको ये जैसे कहते हैं सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड वो ट्रेनिंग हम देते रहते हैं जहाँ सीजन के टाइम। और मतलब डिजिटल माध्यम से या फिजिकल मतलब मीटिंग द्वारा सारे मतलब हमारे एफर्ट्स ये है कि किसान समझ जाए कि अगर मतलब हम ये सब डाल देते हैं या प्रतिबंधित रसायन का इस्तेमाल करते हैं
तो ये प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आ सकती है। मैं यहाँ मेरा पर इस पर जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर वीपी सिंह और केविन साहब से। मैं चूंकि आप लोग किसानों से जुड़ रहे हैं, हम लोग भी किसान से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने जो ऐप बनाई है फसल सलाह के नाम से, वो किसानों का एक पर्सनल एडवाइजर होता है। क्यों पर्सनल एडवाइजर बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें आप किसान ये लिखता है कि मैं कौन सी वैरायटी लगा रहा हूँ और कब लगा रहा हूँ, डेट ऑफ सोइंग होती है, और डेट ऑफ सोइंग के बाद उसको एडवाइजरी जो है हम यहाँ से ऑटोमेटिकली रोज की रोज भेजते हैं, एवरी डे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके पाँव के निशान होने चाहिए, तो पाँव के निशान हम उससे उसकी क्रॉप की पिक्चर भी मंगाते हैं, जो हम खुद देखते हैं यहाँ पर, और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं कि कहीं वो जो बीमारी डॉक्टर साहब ने कहा कि पत्ते पीले हो रहे हैं गांठों के पास, वो यदि हमको देखने को मिलता है तो उसको ऑटोमेटिकली एडवाइजरी चली जाएगी कि देखो इसमें ये बीमारी अभी लग रही है, लगने वाली है। दूसरी चीज है कि किसान जब खेती करता है तो उसको आके 10 दिन का मौसम की उतनी जानकारी नहीं होती जितनी हमको होती है उसके गांव की। तो हम उस विषय उसके जो मौसम का जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके वैरायटी के ऊपर, उसकी स्पेसिफिक जानकारी हमें होती है, और हम ऑटोमेटिकली ये एडवाइस उसको चला जाता है कि देखिए हाई ह्यूमिडिटी है, नमी मतलब कि हवा में नमी भी ज़्यादा है और तापमान भी ज़्यादा है, तो फला रस्ट होगा या ब्लास्ट होगा, उसकी पूर्व जानकारी उसको मिल जाती है। यही नहीं बल्कि ये भी कि उसका उपाय क्या है, हम लोग फसल सलाह के द्वारा किसानों तक पहुंचा देते हैं। ये सुविधा हम मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं, इसमें हम कुछ एक पैसा भी नहीं लेते किसानों से। तो अब बेसिकली इस सेमिनार में आप लोग को जोड़ने का ये था कि किसानों को पता रहे कि इस तरह की सुविधा भी अवेलेबल है, उसको अवेल करें, उनको और ज़्यादा प्रोड्यूस करें और बेहतर प्रोड्यूस करें, एक्सपोर्ट मार्केट हो उसका। डॉक्टर साहब आपसे एक क्वेश्चन मैं इस समय पूछना चाहूँगा, साइंस की बात है। अभी जो हमें आप बताएंगे, जब कुछ मुझे मालूम है कि ये जो नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं, जो पेस्टिसाइड जिसके कारण एक्सपोर्ट्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है, केविन साहब को और दूसरे एक्सपोर्टर्स सबको आती है, उसके लिए भी अभी IRI में कुछ काम हुआ है, कुछ नई वैरायटी शायद निकाली गई हैं, आ गई हैं, आने वाली है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहते हैं, किसान उसको ज्यादातर पूसा के नाम से जानते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट या पूसा संस्थान जी। वहां पर उन्होंने, देखिए 3 किस्में विशेष हैं बासमती में, बल्कि मैं 4 कहूंगा। एक तो पूसा बासमती 1, जिसे किसान लोग तुड़ल, मुच्छल, डुप्लीकेट, रूसी आदि नामों से पुकारते हैं। दूसरी किस्म है पूसा बासमती 11-21, और तीसरी किस्म है पूसा 1401, जिसे हम पूसा बासमती 6 कहते हैं अपने रिकॉर्ड्स के अनुसार, लेकिन किसानों के बीच में उसका नाम है पूसा 1401। वो पूसा बासमती 6 नहीं जानते, वो 1401 जानते हैं। और उसके बाद है 1509। इन चारों ही किस्मों में बीमारी आती थी। एक तो जिसे हम कहते हैं झुलसा, और इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसमें पत्तियां जो हैं वो झुलस जाती हैं। क्या किया है पूसा इंस्टीट्यूट ने? उन्होंने पहले पूसा बासमती 1 में 2 जीन डाले हैं ब्लास्ट के, उसमें जो है वो ब्लास्ट नहीं आती है। उसके अलावा क्या है, जो ये 3 किस्मों के मैंने नाम लिए, पूसा बासमती 11-21, पूसा बासमती 1509 और 1401, उन्होंने इसमें 2 जीन तो झुलसा के, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और 2 जीन
ब्लास्ट, जिसे हम कहते हैं झोंका, गर्दन तोड़, वो पत्तियों पे भी आता है, वो पेनिकल पर भी आता है, पेनिकल के नीचे जो मतलब बाली का जो नीचे गर्दन है उस पर भी आता है, वो जीन डाले हैं। और ये इसी ही बार जो है वो किसानों को दी गई हैं, लेकिन किसानों को वो दी गई हैं बहुत छोटे स्केल पर, क्योंकि शुरू में जो किस्म आती है उसका बीज थोड़ा होता है। तो इसका प्रचार प्रसार काफी किया गया है। वैसे तो बहुत सारे किसान भाइयों को पता है, और यदि शर्मिष्ठा भी नोट करना चाहे तो मैं बोलता हूं जी। जो पहली वैरायटी पूसा बासमती 1509 की बैकग्राउंड में आई है, उसका नाम है पूसा बासमती 1847। इसमें सारे गुण 1509 के हैं, साथ में इसमें झुलसा और झोंका नहीं आएगा। दूसरी वैरायटी आती है पूसा बासमती 1121। उसकी जो उसका जो दो चार जिन डाले हैं उसका नाम दिया गया है पूसा बासमती 1885, 1885। जैसे मैंने बताया गुणवत्ता जो की तो है, उसकी क्वालिटी में सुधार हुआ है। सुधार क्या हुआ क्वालिटी में? पूसा 1121 के दाने झड़ जाते थे, नील गाय आए, पकने के 2-3 बाद काटे तो गिर जाते थे। इसमें वो समस्या नहीं है। यदि इसको आप 4 दिन बाद भी काटेंगे तो इसके दाने झड़ेंगे नहीं, और पैदावार ये 11-21 से ज्यादा देगी। विशेष रूप से जैसे बताया कि 4-5 क्विंटल ज्यादा देगी। पकने में उतना ही समय लेगी, देखने में ऐसी है। और जो तीसरी जो किस्म पूसा 1401 है, पूसा 1401 का चावल तो हरियाणा में, पंजाब में, और ये केवन जी जानते हैं, वो तो बहुत ही सराहा जाता है। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब बासमती तो 1401 है? वो ये कहते हैं। तो उसमें क्या किया है, उसमें उसका नाम रखा है पूसा बासमती 1886, 1886। तो शायद किसान भाइयों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं किसान भाइयों से एक विनती करूंगा इस आपके माध्यम से कि वो जहां जहां भी ये किस्में लगी हुई हैं वो पता कर लें। आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सारी बात का पता लग जाता है, और वो जरूर जा जाके इन किस्मों को जाके रीजनल स्टेशन क्षेत्रीय संधान है, वहां पर ये तीनों किस्में लगी हुई हैं। और वो सितंबर में जाके, अक्टूबर में जाके इसको अवश्य देखें। और मैं तो आपके संस्थान से भी जो है विनती करूंगा कि वो जो आप मुझे कई बार आपके वर्कर से मिलने का मौका मिला, हेल्थी फूड्स का प्रोग्राम था वहां पर हरियाणा में, वहां पर उनसे मिलने का मौका मिला। उनके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जो है जिसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छा, जो सब तकनीकी को जानता है और उसको करने की उसमें लगन भी है, ऐसे आपके स्टाफ से मुझे मिलने का मौका मिला था। उनको कहें कि वो जाके देखें सब दूर किन किन किसानों के यहाँ लगी हुई है। और इसको जब 2023 आएगा, मैं तो कहता हूं जो पूसा बासमती 1121 है उसका सारा बीज इस पूसा बासमती 1885 से बदल दिया जाए। ऐसे ही पूसा बासमती 1509 का भी सारा बीज वो 1847 से खरीफ 2023 में बदल दिया जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। जहां तक बात पूसा बासमती 1886 की है, उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। उसमें भी जो है ये बीमारियां नहीं आएंगी, और उनके दाने की जो जिसे कहते हैं दमदार दाना, इन तीनों ही किस्मों का दाना बहुत दमदार है। जब दमदार है, केविन साहब समझ गए हैं कि वो मिल में टूटेगा नहीं।
और प्रोसेसिंग में भी उसको आसानी होगी। अब देखिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पता नहीं यहाँ कहने के मैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा, जितने भी ये मॉडर्न राइस मिल्स हैं, इसमें जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस लगे हुए हैं, मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और वो भी बहुत लगन से लगे हुए हैं और वो अच्छी अच्छी जो है टेक्निक निकाल लेते हैं। देखिए टेक्निक क्या है, 4 चीजें हैं, सॉरी 4 चीजें हैं। पहला तो दाने की नमी, फिर दाने पर कितना दबाव देना है, कितने टाइम के लिए देना है। सो देखिए, समय हो गया, नमी हो गई है, और कितना दबाव कितने समय के लिए देना है। इन 4 चीजों में उन्होंने क्या कर लिया है, बहुत ही विशेष जो है उन्होंने तरीके अपने निकाल लिए हैं। आप आज विशेष तौर से देखते हो जो बासमती क्रांति है, किसमें तो मैंने बताया उसमें गेंद का काम करती हैं, लेकिन जो ये 10-12 जो मॉडर्न राइस मिल्स हैं, इनके टेक्नीशियंस ने उसमें ऐसे तरीके निकाल लिए हैं कि वो चावल में और उसको अच्छा बना देते हैं। उसकी पकाई जल्दी होती है, गुणवत्ता बनी रहती है, देखने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है पकने के बाद में। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इनसे जो अब क्रांति देख रहे हो, ये क्रांति और बढ़ेगी। वो लोग जो बासमती केवल सुनते थे, वो बासमती उन्हें खाने को मिल रही है। आप किसी भी छोटे कस्बे में चले जाओ, वहाँ पर वो क्या रेडी लगी होती है, और रेडी पर जो है वो जिसे वो पुलाव कह लो या बिरयानी कह लो, क्या कह लो, आजकल खाने को मिलता है। और इवन पंजाब हरियाणा में तो बहुत सारे लोग जो चावल नहीं खाते थे, उनके लिए चावल केवल सेरेमोनियल था। अब उनके यहाँ भी हफ्ते में कई बार ये ऐसा जो पीले वाला चावल कह लो वो बनता है। तो आप सवाल कीजिए, मैं ज्यादा बोलता हूँ, उस बीच में ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं रुक जाऊंगा, वो अच्छा रहेगा प्लीज। हाँ, एक बात और याद आई मुझे, मैं आपकी प्रश्नावली में लिखा था SRI और डायरेक्ट सीडेड राइस। SRI का वो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये छोटे स्केल पर तो संभव है और किसान बहुत पहले से करते आए हैं, तब तक तो ये टर्म आया भी नहीं था। उससे पहले छोटे किसान अपने खेतों में पहले से करते आए हैं, लेकिन ये लार्ज स्केल पर जहां किसानों के पास बड़े खेत हैं, 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, वहां उतना लेवलिंग, उतना छोटी नर्सरी की रोपाई करना संभव नहीं है। हाँ, इसका मॉडिफिकेशन ये है कि वो जो अपनी नर्सरी है, बस उसको वो 20-25 दिन के बीच में जरूर रोपाई कर दें, तो उसको जो टिलरिंग ज्यादा होगा और वो एक जैसा होगा, उसका उनको पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात सिंह साहब, आपकी प्रश्नावली में था कि जो ये सीधी बिजाई वाला धान है, इस सीधी बिजाई वाले धान में क्या जो वो दाना बनता है, जो फसल आती है, उसकी गुणवत्ता पर कितना और क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत ही आपका जो है इतना अच्छा सवाल था जो सबके मन में है, और ये आपकी तरफ से आया तो मुझे और अच्छा लगा। देखिए, जब अंदर बाली बननी शुरू होती है पौधे के अंदर, उससे 30 दिन लगते हैं बाहर बनने में और बाहर निकलने में। उसके बाद वो 10 दिन लेती है बाहर निकलने में, पूरी एकदम से निकलती, 8 से 10 दिन लेती है, और उसके बाद वो 30 दिन लेती है पकने में। इस समय उसको किसी भी तरह से ना तो पानी की कमी हो और ना ही उस पर बीमारी और कीड़े आए। यदि आपने इन 2 बातों का ख्याल रख लिया है, तो फिर आपकी गुणवत्ता बनी रहेगी, अच्छी रहेगी। इस पर मेरा क्योंकि एक जो सवाल बीमारी हो जी, इस पर मेरा एक सवाल है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर जब बीज बनना शुरू होता है, उस वक्त अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो तो वो रेजिड्यू में आता है। तो
क्या ये सही है? मेरी जानकारी क्योंकि बहुत सीमित है, इसलिए इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर ऐसा होता है तो फिर किसानों को क्या करना चाहिए कि कीटनाशक का प्रभाव जो है, जो ग्रेन क्वालिटी है, जो हमारा जो चावल है, उसमें ना आए? ये 2 बातें हैं। जो मैंने पहले कहा, वो तो ज़रूरी है कि जैसे हमारा जो दाना है वो अच्छा बने, और जो आपका दूसरा सवाल है, वो इससे भी ऊपर है और बहुत अच्छा है। यदि हमें किसी भी पेस्टिसाइड या फफूंदीनाशक या कीटनाशक जो दवाई डालनी है, वो उसको हम बाली आने से पहले डाल लें। मैं दोबारा कहूँगा, उसको वो बाली निकलने से पहले डाल लें। कुछ विशेषज्ञ ये कह सकते हैं कि नहीं, जब 50% फ्लावरिंग हो गया तब भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी जो वो बायो एफिकेसी है वो केवल 20-22 दिन रहती है, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाती हैं। क्योंकि साइंस में बहुत उन्नति हो रही है। ऐसे मॉलिक्यूल आ रहे हैं जो केवल 15-20 दिन के लिए एक्टिव रहते हैं, फिर वो एक्टिव रहते ही नहीं है। ये भी बात है, लेकिन चूंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, तो उसमें हम केवल क्या करें, बढ़िया से उसको जो है बाली जस्ट निकलने से पहले उसका पूरा इस्तेमाल कर लें, उससे वो बच जाएंगे। और सभी किसान इस्तेमाल करें, 1-2 नहीं, पूरा ग्रुप इस्तेमाल करें। और आजकल तो बहुत अच्छी टेक्निक आ गई हैं। छोटे स्केल पर जो है वो छोटे वाली मशीनें आ गई हैं, और वो ऊपर से उड़ करके उन पर वो दवाई डाल देती हैं, और वो भी मिल रही हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं डॉक्टर बीके सिंह से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया, फसल सलाह ऐप में समय-समय पर सारी जानकारी दी जाती है किसानों को, और क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान भी है अगले 10 दिन तक का, तो उसमें फसल सलाह ऐप जो है किसानों को किस तरह से मदद करती है कि जब कि कीटनाशक डालने का समय कब आ गया, और इस तरह से कि वो जो पेस्टिसाइड्स का कोई भी अंश दाने में ना जाए, क्या इस तरह की सलाह भी फसल सलाह ऐप देती है? देखिए, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम जो किसान जो फसल नहीं, जो वैरायटी लगा रहा है, अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, जितने वैरायटीज बताए धान के, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हर एक की जो सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड, कोई लॉन्ग वैरायटी है, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, उस हिसाब से क्रॉप फिजियोलॉजी सबकी बदलती रहती है। तो हमको उसकी क्रॉप कैलेंडर जो मेरे पास रहता है हर एक वैरायटी का, और उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, या यदि हमको लगता है कि चूँकि मोस्टली जितनी भी जो बीमारियां लगती हैं वो भी मौसम से रिलेटेड होती है। यदि आपका जैसा पहले बताया मैंने कि यदि ह्यूमिडिटी हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, तो उस समय एकदम से ऐसा मौसम लगता है कि इसमें बीमारी हो जाएगी। यदि उस समय बालियां निकल रही हैं, उस समय बालियां आने वाली हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई इसमें इस तरह आप उसको उपचार कीजिए, ऑटोमेटिकली किसानों को चली जाती है। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो नई नई किस्में आई है, उसका भी हमको अपने टेक्निक में, अपनी जो फसल सलाह हम देते हैं उसमें खुद भी हमको डॉक्टर सिंह के साथ बैठ करके उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है उसमें ज़रूरत ही नहीं है। जिन्होंने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाई है उसमें उस पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही, बीमारी नहीं होगी, तो एक अननेसेसरी हम क्यों उसको एडवाइस दें कि आप ये करो वो करो, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। सर, आपसे एक और क्वेश्चन है, और केविन साहब से भी, जो जी। बासमती राइस का एरोमा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके लिए उसकी पूछ होती है। इस सब वैरायटीज में सबसे ज्यादा बढ़िया एरोमा किस वैरायटी का होता है?
मैं पहले केविन साहब से सुनना चाहूंगा। देखिए सर, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं मतलब ये एक यूजर के तौर पे मैं अपने मतलब अपनी जो राय है वो मैं दे सकता हूँ इस पे कि पिछले अगर 20-25 साल अगर आप ये इंडस्ट्री का जो एवोल्यूशन देखते जाएंगे तो अपना जो कंज्यूमर ट्रेंड है ना वो अरोमा से हट के मतलब कोई और मतलब जो जैसे आपने कहा गुणवत्ता के मतलब की और चले जाए, जैसे आपके खिले खिले होते हैं या लंबाई लेंथ सारी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो अब जब मार्केट मतलब इस तरह से आपको खींच रहा है तो अरोमा मतलब जाहिर सी बात है वो तो रह जाती है। कुछ जो वैरायटीज है जो जैसे हमारे ट्रेडिशनली जो हम कहते थे हमारे टाइम में कि वेरी एरोमेटिक, जैसे टाइप 3 देहरादून में आपको पाएगा नहीं, मतलब किसान बस आपको अगर सीड चाहिए वहां तक आपको ये तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये तो मतलब ये तो कंज्यूमर ट्रेंड है कि मतलब कि ये लोग अब अरोमा को मतलब इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस देते नहीं है। शायद ये बदल जाएगा भविष्य में, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तो ये इट इज टेकिंग अ बैक सीट। ये ऐसे मैं मतलब मैं कहना चाहता हूँ। आपसे पूछना जी जो सर, सिंह साहब ने, जो डॉक्टर बीके सिंह ने प्रश्न उठाया था, मैं जिस मीटिंग में गया हूं ये सवाल मेरे से हमेशा किसानों ने पूछा है। ऐसी कोई मीटिंग नहीं जिसमें ये सवाल मेरे सामने ना आया हो। अब बात आती है, केविन साहब ने वैसे सारा बता दिया, लेकिन चलो मैं उसको दोहरा देता हूं। अब जैसे शर्मिष्ठा है, ये अपने घर में चावल बनाती है और ये 1 कटोरी चावल बनाती है और इसके पास 2 किस्में हैं। एक किस्म है नंबर 1, एक किस्म है नंबर 2, या कहो ए और बी। जब ये ए पकाती है तो इसकी 1 कटोरी से बन जाती हैं 5 कटोरी, और जो ये दूसरी को पकाती है उससे बनती है 1 कटोरी से 4 कटोरी। तो वो जो 1 कटोरी का फर्क है वो शर्मिष्ठा को कहता है मैं तो वो पकाऊंगी जिसमें 1 की 5 बन गई। और नहीं, ये रियली मैं बता रहा हूं आपको। एक मेरे फूफा जी होते थे, क्या शर्मिष्ठा मुझे 5 मिनट अलाउ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने पूसा में मुझे अवसर मिला काम करने का धान पर, और वो भी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब की लीडरशिप में, तो ये अपने में एक था अवसर। ये नौकरी नहीं थी, ये मेरे लिए अवसर था। जब मैं घर गया मिलने के लिए ज्वाइन करने के बाद में, तो वहां मेरे फूफा जी आए हुए थे। उनका नाम था मेघराज सिंह। वो काफी लंबे तड़ंगे, 6 फुट प्लस थे। उन्होंने कहा भाई विजयपाल क्या काम करोगे? मैंने कहा जी बासमती बनाएंगे। कहते जानते हो बासमती क्या होता है? तो हमने कहा जी हम तो चुप रहे, फूफा के सामने कौन बोल सकता है। तो उन्होंने कहा भाई जब तुम जानते नहीं तो बासमती क्या बनाओगे, चलो मैं बताता हूं। तो ये सुनने वाली बात है भाई, बोर नहीं होना सिंह साहब। तो उसने क्या किया, ऐसे उन्होंने अपना हाथ उठाया, कहते चावल इतना लंबा हो, दाना इतना लंबा होना, अभी चावल की बात नहीं आई, कहते दाना इतना लंबा होना चाहिए है? और उसके बाद जब वो केविन साहब के घर में बन रहा है तो पूरे पड़ोस में पता लगे कि भाई आज उनके घर में बासमती बन रही है। एरोमा की बात आई जो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद बात आई शर्मिष्ठा की कि भाई वो 1 कटोरी के 5 कटोरी बने, इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो, और वो वॉल्यूम ज्यादा हो केवल लंबाई में, मोटाई बिल्कुल ना हो। ये उन्होंने बताया कि वो सुई जैसे हो पकने के बाद में। और फिर कहता है उनको छुओ तो वो मक्खन जैसे हो, और मुंह में खाओ तो मलाई जैसा हो जाए, और खाओ तो आपको वो मन करे खाने को कि मैं खा रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। और यदि वो बाई चांस ज्यादा खाए जाएं तो पेट भारी ना हो। देखिए
कितनी उन्होंने उसमें जोड़ रहे हैं। और फिर वो कहते हैं यदि उनको बखेरो तो मोती की तरह से बिखर जाए, चिपचिपे ना हो। मैं बड़ा गौर से सुन रहा था, एकदम बिल्कुल बस पूरा ध्यान लगा कर कि कोई बात मेरे छूट ना जाए। उसके बाद कहते हैं कि यदि भाई ज्यादा बन गए, अगले दिन वो बासी ना हो। बासी का मतलब दे शुड नॉट टर्न स्टेल, मतलब वो खाने के योग्य रहे। पता नहीं कितने भाई समझ पाएंगे बासी क्या होता है, मतलब वो बासी ना हो। कहते हैं तब तो आपकी बासमती है, वरना आपकी बासमती कोई नहीं लेगा। तो वो मैं अपने कई बार उसको मैंने रिपीट कर लिया और फिर मैंने लिख लिया। मैंने कहा भाई ये तो हो गई किसान की डेफिनेशन बासमती की। अब जो केविन साहब ने पहले ही आपको बता दिया है देखिए, अब मैं शर्मिष्ठा 2 मिनट और लूंगा। पहले हमारे पास 3 वैरायटी थी, टाइप 3, बासमती 370 और करनाल लोकल। करनाल लोकल हमने बाद में दी IRI से, उसका भी मैं बताऊंगा आज आपको। पहले हमारे पास केवल 2 वैरायटी थी, टाइप 3 और बासमती 370। उसी को अमृतसर में अमृतसरी, पेशावर में पेशावरी, देहरादून में देहरादूनी बोलते थे। उसका नाम पड़ा 1933 में बासमती 370। चौधरी रामधन सिंह होते थे सीरियलिस्ट, उसमें काला शाह काकू जो पाकिस्तान में है, वहां से रिलीज हुई थी। देखिए टाइप 3 और बासमती 370 में, 1 मिनट में आपको बताऊं, जो बासमती 370 है उसका जो दाने की लंबाई है मिलिंग के बाद वो है 6.89 मिलीमीटर। 6.89 मिलीमीटर। टाइप 3 की जो लंबाई है मिलिंग के बाद, चावल बनने के बाद, वो है 6.61 मिलीमीटर, 6.61। अंतर बहुत थोड़ा है ना, केवल 0.2 का। वही 0.2 जो है बासमती 370 को बाजार में आगे रख रहा था। हंसराज भी थी, N10B भी थी, लेकिन जो मान्यता 370 की थी वो टाइप 3 या N10B हंसराज की नहीं थी, क्योंकि उनका चावल उसके मुकाबले में छोटा था। उसके बाद जब पूसा ने 1972 में कलेक्शन किया वहां से, करनाल से, और जो वो वैरायटी हमने इकट्ठी की उसका नाम हम रखा करनाल लोकल। उसका दाने की जो लंबाई थी मिल राइस की, चावल की, वो थी 7.25। देखिए 7.25, तो केवल 0.4 mm का अंतर था, 1 mm का भी नहीं, और उसकी बाजार में पकड़ ज्यादा थी। उसी समय क्या हुआ, 1984 में यूनाइटेड राइस लैंड, वहां से एक मिस्टर अजय धनेशा आए IRI में, क्योंकि IRI का पहले से ही नाम था सबदूर। वो आए, उन्होंने सब पता किया, हमने उनको 3 किलो बीज दिया करनाल लोकल का। साथ में उनको पूरी उसको बताया हमने कि भाई लगाना कैसे है, बीज कैसे बनाना है, और आपकी कौन सहायता करेगा। एक वैज्ञानिक का भी नाम दिया हमने, उनका नाम था डॉक्टर S.C. आहूजा। वो वहाँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो स्टेशन है और वहाँ काम करते थे। उनका नाम हमने क्यों दिया, ये भी एक समझने वाली बात है। किसान उस समय अपनी खेती को बीमारी से नहीं बचा सकता था, उसको उतना पता नहीं था। डॉक्टर S.C. आहूजा एक बहुत ही जाने माने पैथोलॉजिस्ट थे और हैं, अब तो वो भी रिटायर हो गए। उन्होंने उनको जो फसल है उसमें बीमारी नहीं लगने दी। हमने उनको कहा था हम बीज दे रहे हैं, पहले इसका बीज बनाओ, अपने आप बीज बनाओ, अपने आप किसानों को दो, अपने आप लगवाओ, अपने आप काटो, अपने आप इसका वापस लो मंडी से, अपने आप चावल बनाओ, अपने आप भेजो। ये सारा काम आपने करना है, ये किसी पर नहीं छोड़ना है। यदि आप ऐसा कर लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे और भारत का नाम आगे बढ़ेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। 3 साल बाद एक ब्रांड आया, टिल्डा ब्रांड, TILDA, टिल्डा ब्रांड आया, और टिल्डा ब्रांड ने पाकिस्तान को 2 ही सालों में पीछे छोड़ दिया। उसका कारण क्या था, पाकिस्तान में लगा रहे थे बासमती 370, यहां किसानों ने
यूनाइटेड राइस लैंड के द्वारा अच्छा बीज बना के, देखिए अच्छे बीज की इंपॉर्टेंस, पहले तो वैरायटी की इंपॉर्टेंस कि उसके चावल की लंबाई ही 7.25 बताया मैंने, वो फिर हमने बढ़ा के उसको 7.35 किया, फिर हमने उसको बढ़ा के 7.6 किया। इतना उसमें स्कोप होता है यदि हम बढ़िया तरह से बीज बनाएं। वो खैर आज वो उसके लिए बात कहने का समय नहीं है, वो कभी बाद में बताएं किसानों को। और तो क्या हुआ देखिए, दाने की उस लंबाई ने क्या किया, जो करनाल लोकल थी टिल्डा ब्रांड और आगे बढ़ गया। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि दाने की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने पूसा बासमती 1 में दाने की लंबाई ज्यादा कर दी, हमने कर दी वो 7.6 mm। उसमें तूड़ भी थे, खुशबू भी कम थी, लेकिन जब वो बाजार में गई, चाहे वो पेप्सी फूड था चाहे कोई भी था, उन्होंने उसको सराहा, और जब विदेश गया तो दे गॉट ए मार्केट, एकदम से उनको बाजार मिल गया। और जब बाजार मिल गया, वो डुप्लीकेट भी थी, वो रूसी भी थी, वो कुछ भी थी, फिर भी उसकी पैदावार बढ़ने लगी। और वो एक तरह से उसने क्या किया, किसानों की पैदावार बढ़ गई, उसको कर्जा पाड़ बासमती कहा गया। एक पीपली फिल्म थी, उसमें भी उसको मेंशन किया गया। और क्योंकि किसानों के पास सब कुछ सुनने के लिए समय नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। आप शर्मिष्ठा के सवाल रह जाएंगे, केविन साहब की बात रह जाएगी, सिंह साहब की बात रह जाएगी। सो अब आप करिए प्लीज। मेरा केविन साहब से सवाल है, आप इतने बड़े स्केल पर राइस एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, किसानों से खरीदते हैं, तो आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? कौन किस जैसे कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कैसा दाना होना चाहिए, किन बातों का आप ख्याल रखते हैं? तो उससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ी मदद मिलेगी कि वो भी उनको अच्छी कीमत मिले, उनका चावल खरीदा जाए, तो वो भी ध्यान रखें। मैडम, मतलब किसान को मेरे ख्याल में काफी हद तक वो समझ जाते हैं कि मतलब इस बासमती की गुड क्वालिटी मतलब कैसे बनानी है। लेकिन जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से दो मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो मैं मतलब मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, ये जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है वो मतलब अगर फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब आपका मार्केट या आपके मतलब आपके खरीदार कम ही आ जाएंगे या रेट आपको कम ही मिल जाएगा। उसके अलावा अब ये सस्टेनेबिलिटी का इशू अब बढ़ गया है। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो टिकाऊ कहते हैं, तो अब हम अपने किसान को इसके बारे में भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंज्यूमर कह रहे हैं कि मतलब पर्यावरण हो या फूड सेफ्टी हो या किसान की जो मतलब आमदनी या वेलफेयर हो या सोशल जो इंडिकेटर्स हैं, आप उस पे ज़्यादा ध्यान दें। और वो उस प्रोग्राम हम तो कर रहे हैं। मतलब इस साल बल्कि हम ICAR के द्वारा मतलब ये प्रोग्राम हम कई मतलब ज़्यादा मतलब क्षेत्र में हम इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्षेत्र में। तो मैं मतलब आपके समय नहीं लेना चाहता हूँ ज़्यादा। मतलब ये तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि आगे चलते हैं ये सस्टेनेबिलिटी या जो कहते हैं ना सस्टेनेबल राइस जो प्रोग्राम है वो इम्पोर्टेंट रह जाएगा। उसका मतलब मैं चाहे समय नहीं, उसका मतलब क्या कंपोनेंट है उसके बारे में कभी और बता भी सकते हैं, लेकिन किसान के मन में मैं ये डालना चाहता हूँ कि ये आप इसका जरा ध्यान कीजिए। एक सवाल मैं करना चाहूँगा केविन साहब से, क्योंकि आप इतने बृहत स्केल पे पैडी प्रोक्योर करते हैं, तो कैसे ध्यान रखते हैं कि जो एक पैडी है और दूसरा पैडी है, उसमें एक ट्रीटेड है एक अनट्रीटेड है, वो कैसे आपको पता लगता है? एक बार फैक्ट्री में जाने पर सारे मिक्स हो जाती होगी। जी, ये तो अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो प्रोग्राम है वो तो है। तो जहाँ पे हमें मतलब अपने फैक्ट्री को भेजना है नेदरलैंड्स में, लाइक अपने मतलब US के फैक्ट्रीज में हमें भेजना है, तो हम सिर्फ मतलब वो मतलब गिने चुने क्षेत्र में हम ये काम करते हैं। और ये खरीदने से पहले इसका प्री हार्वेस्ट टेस्टिंग होता है कि मतलब ये 20 या 25 जो फील्ड लेवल के रेसिड्यूज होते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं।
और जब फैक्ट्री पहुंच जाती है तो वहाँ पे मतलब हमारे जो अपने NABL अप्रूव लेबोरेटरी में ये लगभग कितने 495 लगभग या 496 मॉलिक्यूल्स ये टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद ही हम इसको प्रोसेस करके भेज देते हैं US या यूरोप को, क्योंकि अगर हम ये ऐसे नहीं किया तो वहाँ पे अगर किसी ने एक भी पैकेट उठा के टेस्टिंग करके और दावत किए या हमारे ब्रांड के और उसमें रेसिड्यू लेवल से ज़्यादा अगर मतलब वो पा भी गया है तो हमें मतलब 100% रिकॉल करना पड़ेगा। और आप तो सब जानते हैं इतना, ये तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इससे बेहतर है कि हम मतलब उसका थोड़ा मतलब खर्चा उठाए यहाँ पे और उसका सिस्टम बनाए और उस सिस्टम का पालन करें। फसल सलाह में मैं आपको एक चीज ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और किसानों को भी कहना चाहूँगा। बहुत बात करते हैं MSP की, MSP मिलना चाहिए, MSP के ऊपर होना चाहिए। हम बराबर कहते हैं MSP की, हम बात ही क्यों करते हैं? यदि हमारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल जो आप ग्रो करके आप पैदा कर सकते हैं और उसमें MSP की कोई बंदिश नहीं है, आप इतना ज़्यादा कमा सकते हैं इन सब वैरायटीज़ को, और इसी तरह की और भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ग्रो करके। तो ये हम लोग का ये ध्येय रहता है किसानों को बोले कि MSP की बात पे ये पॉलिटिकल इश्यूज ना बना करके हम अपने काम पे ध्यान दें और हम इस तरह के प्रोडक्ट्स और इस तरह के साइंटिफिक इनोवेशंस। अभी एक जो चीज़ जो मैं अभी फिर से दोबारा मैं सिंह साहब से पूछना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कुछ नेटवर्क की इश्यूज के सुन नहीं पाए। ये जो नई वैरायटी जो एक जगह कहीं लगी हुई है जहाँ किसान जाके देख सकें, उसको एक बार फिर से बता दें तो मैं किसानों तक पहुंचा दूंगा। भाई ये सब वैरायटी जो नई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है वो अभी लगी हुई है, आप जाके देख लीजिए। आवाज नहीं आ रही सर म्यूट है। मेरी पहली विनती तो आपसे ये है कि आप इन वैरायटीज को, इन किस्मों को जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं कहेंगे। यदि हम इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहेंगे तो इससे भ्रम पैदा हो जाएगा। ये तो हाथ से क्रॉसिस करके प्रकृति में हाथ से क्रॉसिस करके जो नेचर में होता है उसको हाथ से कर दिया गया है तब बनाई गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं सभी से विनती है, जो किसान भाई सुन रहे थे या जो आगे भी इसको सुनेंगे, वो इन किस्मों को जेनेटिकली मॉडिफाइड ना समझें। माफ कीजिएगा, मैं नहीं, ऐसा हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हमेशा होता है, वो हो जाता है, कोई बात नहीं। दूसरे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई किसान इन्हें कहाँ कहाँ जाकर के देख सकते हैं। एक तो हरियाणा में हमारा जो है वो है क्षेत्रीय उसका वो है शाखा है NDRI के सामने, वहां पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन लगा है बहुत लार्ज स्केल पर। फिर क्या है, जो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह IRI के जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा बहुत किसानों ने इसका MOU किया है। वो इसका बीज ले गए हैं और वो इसका बीज, इन तीनों किस्मों का बीज ले गए हैं और वो इनकी देख रेख में, डॉक्टर AK सिंह की देख रेख में उस बीज का उत्पादन हो रहा है। अब MOU किन किन लोगों ने किया है ये तो मुझे पूरी जानकारी नहीं। ये तो जो सिंह साहब का एक प्रोग्राम आता है उसे कहते हैं पूसा समाचार, में वो हर सैटरडे को अपलोड हो जाता है। सभी किसान और बाकी लोग जो है जो खेती से जुड़े हैं वो उसको देखने की कोशिश करें, तो उसमें नई नई बातें आती रहती हैं और उसको बताते रहते हैं। और तो ये किसान वहाँ उसको जाके देख सकते हैं। दूसरी बात सिंह साहब जो मैं यहाँ पर जो है कहना चाहूँगा, जो आपने बताया
कि भाई ये जो पेस्टिसाइड वाली बात है और उसकी गुणवत्ता वाली बात है, इसमें किसान का बहुत ही मुख्य भूमिका है। आप कहेंगे मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं? मुख्य भूमिका क्या है कि जब हम खेत में से काटते हैं और जब तक वो सॉरी जब तक वो मिल मालिक वो मतलब मिल मालिकों के यार्ड में पहुंचता है, उसमें करीब कोई 3 से 10 दिन लग जाते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि वो उसको एक ऐसी नमी पर काटें कि वो नमी जो है कम से कम हो। तो क्या होगा, कम नमी में काटेंगे तो क्या होगा, उसके जो, क्योंकि दाना तो जीव है, उसमें तो सब वो दाना तो सांस ले रहा है, उसमें सब फिजिकल एक्टिविटी जो है, यदि गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, नमी होगी, तो वो उसकी क्वालिटी को खराब करेगा। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मॉइस्चर ज्यादा भी हो तो आने दो, हम तो साथ साथ उसका स्टीम बना के बाजार में भेज देते हैं। देखिए, इनकी सोच बिल्कुल आगे है कि भाई हर किसान तो नहीं सुखा सकता, हर किसान के पास सुविधा नहीं। उसके लिए तो एक बड़ी पुरानी कहावत है जो सच भी है और एक तरह का हल्का सा उसमें व्यंग भी है। कहते भाई धान की फसल तो हमारे लिए जब कट जाती है वो मुर्दे के समान है। जैसे मुर्दे को घर में नहीं रख सकते, ऐसे ही हम धान को घर में रखते हैं, हम तो उसको मंडी भेज देते हैं। बात थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैं किसान भी हूं, तो मुझे तो चाहिए कि मेरे पास रखने को जगह नहीं है, तो मुझे तो चाहिए कि मैं खेत में से काटा, खेत में से सीधा मंडी ले गया और मेरी फसल बिक गई। तो इसमें चाहिए किसानों को, या अभी तक तो वो जिसे कहते हैं ना कि हमारी भारत सरकार जो है, आदरणीय श्री मोदी जी के जो देखरेख में जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है आगे आने वाले समय में, उसमें देखना कि ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी मंडी लेवल पर भी और गांव के लेवल पर भी, जहां किसान उसको सुखा सकेंगे और सही उसको जो है कुछ हद तक उसको वो स्टोर भी कर सकेंगे। तो ऐसा जो है वो हो रहा है। तो किसानों को चाहिए जो भी वो मंडी में ले जाएं, उसको सुखा के ले जाएं और साफ सुथरा करके ले जाएं, उसमें जो है वो खकरे दाने ना हो। और जब वो मंडी में ऐसी प्रोड्यूस जाए, केविन साहब को भी चाहिए कि वो उसका अलग से उसको 200 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा दे। तो उससे क्या होगा, किसान का हौसला बढ़ेगा। पता, मेरी बात सुना जा रही शर्मिदा? जी जी, आ रही शर्मिष्ठा, है। मेरी जी, बात सुन आ रही रही है? है। हाँ तो जी। मेरी विनती क्या है, जब किसान एक ऐसी अपने उसको प्रोड्यूस को लेके जाएगा जो सूखी भी है, उसमें दम भी है, बहुत अच्छी भी है, उसको मंडी में 200 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेगा, तो उससे बाकी किसानों को भी हौसला बढ़ेगा और वो अच्छे से अच्छी पैड़ी जो है वो बाजार में लेके आएंगे और उससे हमारी गुणवत्ता और बढ़ती जाएगी। जी जी। शायद मेरा जो सिंह साहब चाह रहे थे वो शायद मैंने क्लियर कर दिया है, या सिंह साहब और कुछ है बताइए। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद आपका। एक्चुअली जीन वाली बात थी तो शायद मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए उसके नहीं, लेकिन वो ऐसा हो जाता है, जब कई बार ऐसा होता है तो उसका तो वो हो गया, समाधान हो गया है। अब से वो किसान उसको मॉडिफाइड नहीं समझेंगे और जो इंडस्ट्री में है वो भी उसको सही रूप में लेंगे। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, हमारी बहुत बड़ी टीम थी पूसा में। हमारा उद्देश्य था एक किसान, धान विज्ञान और चावल उद्योग वो एक लेवल पर आकर के जुड़ जाएं और आगे बढ़ें, और वो हमारा सपना जो है वो साकार हो गया है। अब देखिए, आप 140 देशों में आपका चावल जाता है, और इवन दक्षिण के राज्य जो बासमती कम खाते थे, बाकी आप जानते हैं, उसमें शायद हमें अपना समय नहीं लगाना चाहिए। प्लीज आगे बढ़ते हैं। जी। अब हमारा समय हो गया है, तो हमें अब इस विराम लेना होगा।
अब अगले शो में हम बात करेंगे, अभी तो बुआई का समय है तो हमने किस्मों पे बात की और उनके उसके लिए हमें किस-किस बातों पर ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों का, उसके ऊपर आप सभी से बहुत अच्छी जानकारी मिली। और एक सवाल बस चलते-चलते मैं करना चाहूँगी कि अभी जो मौसम का पूर्वानुमान है जिस तरह से, तो धान की खेती के लिए कैसा लग रहा है? क्या प्रॉस्पेक्ट्स है धान की खेती के अभी इस वक़्त? किसानों के लिए ये एक सवाल होगा। अभी भी जो है उसकी नर्सरी की बिजाई चल रही है, जो जैसे पूसा बासमती 1509 है, उसकी अभी जो है वो उसकी उसकी बिजाई चल रही है। और अभी कितना एरिया होगा, कितना लगेगा, ये कहना सब वो अभी हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमें पूरी आशा है कि इस बार पैदावार पिछले साल से ज्यादा होने की हमें ज्यादा आशा है। केविन उसका साहब कारण है आपका कि जी, उसकी अधिक पैदावार देने वाली किस्में आ गई हैं। मुझे बताया गया है कि पूसा बासमती 1121 के अपेक्षा पूसा बासमती 1718 का बीज ज्यादा बिका है और किसानों की उस तरफ रुचि बहुत गई है, ये मुझे बताया गया है। केविन साहब आपका क्या अनुमान है इस बार एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं? जी, मुझे मुझे जो लग रहा है, मतलब कि मतलब हमने जो 21 मिलियन हमने किया लास्ट ईयर, तो ये 2022-23 में उससे ज्यादा हम कर पाएंगे। तो मैं बासमती नॉन बासमती दोनों का दोनों मतलब टोटल एक्सपोर्ट के बारे में बात करता हूँ। 22 मिलियन टन ऑफ राइस एक्सपोर्ट संभव है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं और मेरा मैं एक जनरल बात रखना चाहूंगा जी जो बहुत पुरानी है और हमेशा सच रहेगी, जो सभी जानते हैं, और डॉक्टर बीके सिंह तो उसको हम तीनों से ज्यादा जानते हैं। एक नियम होता है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। किसान भाइयों को चाहिए कि वो बासमती वहीं लगाएं जहां उनको लगानी चाहिए और उसका क्षेत्रफल वो एक लिमिट में रखें। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम सबको लाभ अधिक से अधिक हो। जब किसान के पास वो ज्यादा होगी तो जो आयात करने वाले लोग हैं उनको भी पता लग जाएगा कि भारत में बासमती इस बार ज्यादा है, तो वो केविन साहब को कहेंगे भाई हमारे पास तो है, हम तो इस बार आपकी बासमती सस्ती खरीदेंगे। उनके पास है नहीं है, लेकिन वो इनको कहेंगे कि हम तो सस्ती खरीदेंगे, कि उनको पता लग गया है कि किसाने तो बेचनी है, मंडी में आएगी, मिल वाले कब तक रखेंगे। तो उधर क्या होगा, मंडी वाले भी उसका भाव थोड़ा सस्ता कर देंगे, तो बात क्या है कि किसान पर आएगी। तो किसान को चाहिए कि वो सारे मिलकर के मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए ही बासमती का क्षेत्रफल एक तरह से अपने तरह से लगाएं। भाई पता नहीं मेरी बात इसके लिए मुझे अक्षमा कर देना जो मैंने कहा, लेकिन जो मैं देखता आया हूं, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो कपास है। देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है उसके 4 पहिए हैं। पहला पहिया कपास है, दूसरा पहिया गन्ना है, तीसरा पहिया गेहूं है, चौथा पहिया चावल है। तो भाई माफ करना सिंह साहब, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, इसको नहीं सुने सर, अनसुनी कर देना। ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपके जो टिप्पणी की बहुत ही सटीक है। एक्चुअली फसल सलाह के द्वारा हम किसानों को ये खबर भी देते रहते हैं बराबर, एवरी डे नहीं, एवरी आवर, कि किस मंडी पे क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड है, अगले सीजन में क्या होने की संभावना है। हम तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के भी बात करते हैं। हम बोलते हैं कि आप ये जो आप लगा रहे हैं उसके बदले आप तिलहन लगाइए, उसमें ज़्यादा फायदा है, आप दलहन लगाइए उसमें ज़्यादा फायदा है, ये भी हम बताते हैं। तो ओवरऑल तो फैसला किसानों को लेना होता है, लेकिन प्राइस गाइडेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम फसल सलाह द्वारा किसानों को बराबर देते रहते हैं, चाहे चावल हो या गेहूं हो या गन्ना हो या मसाले हो
या तेल हो, ये सब की प्राइस इंफॉर्मेशन हमारे ऐप में बराबर चलती रहती है। अच्छा वो आपने बता दिया ये, और मैं किसानों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको डाउनलोड कर ले, ये सब इंफॉर्मेशन उनको मुफ्त में उनके पास मिलती रहेगी। जी, थैंक यू डॉक्टर वीके सिंह और डॉक्टर वीपी सिंह, मिस्टर केविन पार्कर, थैंक यू सो मच। आप सबने जो इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई और बहनों को दी है, मुझे उम्मीद है वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, उनको इससे लाभ मिलेगा और एक बेहतर बासमती की फसल और अच्छी पैदावार लेने में वो कामयाब हो सकेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, 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 नमस्कार।